हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग 67th बीपीएससी पीटी री एग्ज़ाम 2022 के लिए जो नया वाला घटना चक्र आया हुआ है, घटना चक्र 2023, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें 67वीं बीपीएससी का जो पेपर हुआ था 8 मई 2022 को, उसके भी प्रश्नों को इंक्लूड किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के यानी कि भौतिकी के जितने भी प्रश्न 38वीं बीपीएससी से लेकर के 67वीं बीपीएससी तक में पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को हम लोग एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी 67th बीपीएससी पीटी री एग्ज़ाम 2022 से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जब सेशन समाप्त होगा तो इसको शेयर भी जरूर कर दीजिए। वह ताप जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं कहलाता है। देखिए फ्रेंड्स, ये प्रश्न जो है 67th बीपीएससी पीटी 2022 जो 8 मई के दिन पेपर हुआ था, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम लोग 38वीं बीपीएससी से लेकर के 67वीं बीपीएससी तक में जितने भी फिजिक्स के यानी कि भौतिक विज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को हम लोग एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। चलिए सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। देखिए, अगर आपको आंसर पहले से पता है तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में दे करके बताते चलिएगा। साथ ही साथ जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको आप अवश्य सुनिएगा। इससे क्या होगा कि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो हैं कवर होते चलेंगे। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, पूछा गया है कि निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो राइट आंसर इसका हाइड्रोजन हो जाएगा। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो 1 होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, कौन कौन से, तो प्रोटियम होता है, एक ड्यूटेरियम होता है और तीसरा ट्राइटियम होता है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, प्रोटियम में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, ड्यूटेरियम में जो है 1 न्यूट्रॉन होता है, जबकि अत्यंत भारी हाइड्रोजन समस्थानिक जो ट्राइटियम है इसमें 2 न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे प्रोटियम में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, यानी कि 0 न्यूट्रॉन होता है प्रोटियम में। ड्यूटेरियम में 1 जो है न्यूट्रॉन होता है, और जो सबसे भारी हाइड्रोजन समस्थानिक है ट्राइटियम, इसमें 2 न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो उसके बाद देखिएगा कि एंगस्ट्रम किसकी इकाई है। एंगस्ट्रम जो है यह किसकी इकाई है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तरंग दर यानी कि वेवलेंथ की इकाई है। और 1 एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है, तो 10⁻⁻10 मीटर होता है। इसको भी आप जरूर ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। और फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने आपको बिहार का इतिहास और बिहार का भूगोल कवर करा दिया था। नया वाला घटना चक्र का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, देख लीजिएगा। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो देखिए प्रकाश वर्ष जो है यह दूरी की इकाई है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। 1 प्रकाश वर्ष यानी कि 1 लाइट ईयर बराबर कितना होता है, तो 9.46 गुना 10⁻15 मीटर होता है। इसको भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवृत्ति को मापा जाता है। आवृत्ति को किस में मापा जाता है, तो देखिए आवृत्ति को जो है मापा जाता है हर्ट्ज में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी को किस में मापा जाता है, हर्ट्ज में मापा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इंपॉर्टेंट एक पॉइंट याद रखना है आपको। देखिए फ्रेंड्स, 20 हर्ट्ज, यहाँ मैं लिखता हूँ 20 हर्ट्ज से नीचे की जो आवृत्ति वाली ध्वनि तरंग है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है इंफ्रासोनिक वेव, यानी कि उनको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है अवश्रव्य तरंग। क्लियर। और देखिए 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज या फिर कह लीजिए 20 किलो हर्ट्ज, एक ही बात है। 20,000 हर्ट्ज कहिए या फिर 20 किलो हर्ट्ज कह लीजिए, एक ही बात है। तो इसके बीच के जो ध्वनि तरंग है उसको कहा जाता है ऑडिबल, यानी कि श्रव्य कहा जाता है। ठीक है, उनको क्या कहा जाता है, श्रव्य कहा जाता है। और जो 20,000 हर्ट्ज यानी कि 20 किलो हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंग है उसको क्या कहा जाता है, उनको पराश्रव्य कहा जाता है, यानी कि उसको अल्ट्रासोनिक कहा जाता है। तो ये सब ध्यान रखना आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे कि घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं। तो ये क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो होते हैं ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड होते हैं। क्या होते हैं ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड होते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर दिखा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और क्वार्ट्ज क्रिस्टल का प्रयोग जो होता है ये रेडियो और टेलीविज़न में भी किया जाता है, इसको ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और देखिए एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक वॉल्यूम 3 आया हुआ है उसका सेट नंबर हम लोग चला रहे हैं और 5-6 सेट हमने कवर कर लिया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, देख लीजिएगा। पूरा बुक मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा।
चलिए हर्ट्ज में क्या मापा जाता है, तो अभी मैंने आपको बताया। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आवृत्ति। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि विद्युत शक्ति की इकाई क्या है। अच्छा, विद्युत शक्ति यानी कि विद्युत जो पावर है, शक्ति का अंग्रेजी में पावर इसको कहा जाता है, तो इसकी इकाई क्या है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वाट है। ठीक है, एम्पियर से विद्युत धारा मापा जाता है, वोल्ट जो है ये विद्युत विभव इससे मापा जाता है, और कूलम्ब विद्युत आवेश का मात्रक है। ये सब आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्घ्य की सीमा है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो ये सीमा जो है ये कितना है बताइए। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड्स आपका ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3900 एंगस्ट्रॉन से लेकर के 7600 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, ध्यान रखना है। देखिए दृश्य स्पेक्ट्रम के संबंध में कोई निश्चित सीमा रेखा का निर्धारण करना कठिन है। यह जो है व्यक्ति की उम्र, आँखों की क्षमता, प्रकाश स्रोत की दूरी एवं तीव्रता, इन सभी बातों पर निर्भर करता है। और सामान्य तौर पर इसकी अगर सीमा की बात करें तो 320 नैनोमीटर से लेकर के 860 नैनोमीटर तक है। एंगस्ट्रॉन में जैसे कि मैंने बताया कि 3200 एंगस्ट्रॉन से लेकर के 8600 एंगस्ट्रॉन होगा। एंगस्ट्रॉन में अगर बात करें तो वही नैनोमीटर पूछेगा तो 320 नैनोमीटर से लेकर के 860 नैनोमीटर तक। एंगस्ट्रॉन में पूछेगा तो इसका 3200 एंगस्ट्रॉन से लेकर के 8600 एंगस्ट्रॉन हो जाएगा, जो कि यहाँ पर देखिए ये रेंज यहाँ पर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है। तो सौर विकिरण जो है यह किस परास में दिखता है, यह आपसे पूछा गया है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 400 से लेकर के 700 nm तक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि आर्द्रता जो है किस उपकरण से नापी जाती है। आर्द्रता जो है यह किस उपकरण से नापी जाती है। तो फ्रेंड्स यह नापी जाती है हाइग्रोमीटर से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाइग्रोमीटर से। अच्छा, ये जो हाइड्रोमीटर है ना, इससे क्या मापा जाता है, तो द्रव का घनत्व का मापन किया जाता है। ठीक है, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता, और पायरोमीटर से जो है क्या मापा जाता है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैंने कई बार बताया है कि पायरोमीटर से क्या मापा जाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि दाब की इकाई क्या है। दाब क्या है, तो किसी तल के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को प्रेशर कहा जाता है, दाब कहा जाता है। यह जो होता है एक अदिश राशि। दाब जो होता है एक स्केलर क्वांटिटी होता है, और इसका जो एसआई मात्रक होता है यह आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, पास्कल कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर पास्कल तो नहीं दिया गया है, लेकिन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया गया है, तो इसी को हम लोग पास्कल कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलो उसके बाद देखिएगा पूछा गया है कि दाब का मात्रक क्या है। तो अभी मैंने बताया दाब का एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है या फिर पास्कल होता है। तो इनमें से कोई नहीं होगा राइट आंसर इसका। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है, अदिश राशि आपसे पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर दाब जो है ना, अभी मैंने बताया आपको कि दाब जो है एक अदिश राशि है। ठीक है, अदिश राशि क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशि कहा जाता है। जैसे कि आयतन, दाब, चाल, दूरी, ये सभी अदिश राशि हैं। सदिश राशि बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, ये सभी जो होती हैं सदिश राशियाँ होती हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये सभी सदिश राशियाँ हैं। चलो उसके बाद देखिए पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है। बताइएगा किस राशि का मात्रक इसमें से नहीं है। तो देखिए करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका विकृति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, विकृति जो है एक बीमाहीन राशि है, अर्थात इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। उसके बाद देखिए सही कथन को इसमें से चुनना है। यहाँ पर देखिए प्रत्येक प्रश्न के नीचे आप देख सकते हैं कि यह प्रश्न किस वर्ष से पूछा गया है। देखिए इसमें से चारों कथन को पढ़िएगा और इसका राइट आंसर आप बताइए। तो ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद देखिए लाल प्रकाश का तरंग दर बैगनी से ज़्यादा होता है, बिल्कुल सही है। सबसे ज़्यादा लाल का तरंग दर होता है और सबसे कम जो होता है वो बैगनी का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाती है, इस घटना का कारण क्या है। यहाँ पर देखिए ये प्रश्न 67th बीपीएससी पीटी 2022 8 मई के दिन पूछा गया है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का व्यतिकरण के कारण। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर, चलिए इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के कारण होता है। उसके बाद देखिएगा कि एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है। तो जो धनावेशित हिस्सा है वो क्या कहलाता है,
तो वो कहलाता है न्यूक्लियस। क्या कहलाता है फ्रेंड्स? इसको कहा जाता है न्यूक्लियस, यानी कि नाभिक कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। हिंदी में केंद्रक कहा जाता है। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं। तो सीधे यह गैस में परिवर्तित हो जा रहा है। ठीक है, ठोस से सीधे गैस में, तो इसको कहा जाता है ऊर्ध्वपातन, यानी कि सब्लिमेशन कहा जाता है। ठीक है, सब्लिमेशन कहा जाता है, इसको याद रखेंगे। चलो उसके बाद देखिएगा, वह ताप जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं कहलाता है। देखिए ये भी प्रश्न जो है 67th बीपीएससी पीटी 2022 8 मई के दिन पूछा गया प्रश्न है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसको कहा जाता है ट्रिपल पॉइंट। क्या कहा जाता है? ट्रिपल पॉइंट कहलाता है, यानी कि त्रिक बिंदु इसको कहा जाता है, जिस पर ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाएं जो है एक साथ रह सकती हैं। उसके बाद देखिए कॉस्मिक किरणें जो हैं, कॉस्मिक किरणें, इसमें से बताइए राइट आंसर क्या होगा? ए बी सी डी, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया। ये देखिए 2015 का क्वेश्चन है। बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए राइट आंसर जो होगा फ्रेंड्स, इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिएगा ए हो जाएगा, आवेशित कण है। ठीक है, क्या है? आवेशित। कॉस्मिक किरणें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है और यह उच्च ऊर्जा के आवेश के कण है जो अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति से गमन करते हैं। ठीक है, चलो उसके बाद देखिएगा कि 2G स्पेक्ट्रम में जी किस शब्द के लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये आपको पता है, जी फॉर जेनरेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि रडार का आविष्कारक कौन है? रडार का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार जो है किसने किया था? अच्छा, रडार का पहले फुल फॉर्म आना चाहिए आपको। रडार का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है रेडियो, ठीक है, रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। ठीक है, रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। ठीक है, याद रखेंगे। और देखिए इसका प्रयोग जो होता है वो क्या होता है? इसका प्रयोग जो होता है आपने पढ़ा भी होगा कि हवाई जहाज़ के हमले जो होते हैं उसके पूर्व अनुमान लगाया जाता है, सचेत किया जाता है। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स इसका आविष्कार जो किया था ये स्कॉटिश भौतिकविद रॉबर्ट वाटसन वॉट ने किया था। तो राइट आंसर यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रॉबर्ट वाटसन। गॉड पार्टिकल इसमें से कौन सा है? गॉड पार्टिकल जो है इसमें से हिग्स बोसोन है। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। ठीक है, हिग्स बोसोन एक मूल कण है जिसकी प्रथम परिकल्पना वर्ष 1964 में की गई थी और इसका प्रयोग का जो सत्यापन हुआ था, यानी कि प्रायोगिक सत्यापन 14 मार्च 2013 को किया गया था। ठीक है, हिग्स बोसोन कण जो है इसकी खोज किसने किया था? तो इसकी खोज क्या था? पीटर डब्ल्यू हिग्स और डब्ल्यू एंगलर्ट ने। ठीक है, पीटर डब्ल्यू हिग्स और डब्ल्यू एंगलर्ट ने किया था। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये दो वैज्ञानिक हैं, नाम इनका याद रखेंगे। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त होता है? अच्छा याद रखेंगे, इनको भौतिकी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था और इनको 1930 में दिया गया था प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए चिकित्सा के क्षेत्र में हरगोविंद खुराना को दिया गया था 1968 में। ठीक है, 1968 में हरगोविंद खुराना को। उसके बाद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिकी के क्षेत्र में 1983 में दिया गया था। उसके बाद देखिए वी रामकृष्णन को रसायन के क्षेत्र में 2009 में दिया गया था। तो ये भारतीय वैज्ञानिक हैं जिनको कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, याद रखना है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो इसका खोज जो है गैलीलियो ने किया था। किसने किया था फ्रेंड्स? याद रखना है, किसने किया था? तो गैलीलियो ने किया था। ठीक है, चलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने किया था? तो हवाई जहाज़ का आविष्कार जो है ये राइट बंधु ने किया था, राइट ब्रदर्स ने किया था। ठीक है, चलिए 1 माइक्रोन बराबर है, 1 माइक्रोन जो होता है यह होता है 10⁻³ mm। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर? चलिए यहाँ पर आप जीरो हटाएंगे तो ऊपर चला जाएगा ये 10⁻³ mm। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे कि 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? तो देखिए अगर आपको ये फॉर्मूला याद होगा C/100 = F-32/180। अब यहाँ पर देखिए C ऑलरेडी दिया गया है 40, तो यहाँ 40 आप रख दीजिए। क्लियर? F-32/180, एक जीरो से इधर एक जीरो गया, एक जीरो से ये 40 वाला एक जीरो गया। अब देखिए 18 चौका कितना हो गया? 72 हो गया, और ये -32 है तो इधर आएगा तो ये +32 हो जाएगा, = F हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 72 और 32 104, यानी कि 104 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में
दिया गया है। फॉर्मूला याद रखना है। देखिए क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किया जाता है, तो इसका प्रयोग जो है किया जाता है किसमें, मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। ऑप्शन नंबर इसका डी होगा राइट आंसर। चलिए लोलक की कालावधि टाइम पीरियड जो है वो किस पर निर्भर करती है, तो देखिए ये फॉर्मूला अगर आपको याद होगा T = 2π√L/G होता है। ठीक है, अब देखिए लोलक की कालावधि जो है यह निर्भर करती है उसकी लंबाई पर, यानी कि लोलक की अगर हम बात करें तो लंबाई बढ़ेगी तो इसकी टाइम पीरियड भी क्या होगा, बढ़ेगा, यानी कि लोलक की कालावधि लोलक की लंबाई के अनुकर्मानुपाती होता है। क्लियर, इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बल गुणनफल है, तो F = क्या होता है, m × a होता है, यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे फ्रेंड्स, फोर्स जो है, बल जो है, इसका SI मात्रक न्यूटन होता है और CGS मात्रक इसका डाइन होता है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि त्वरण ज्ञात करने के लिए सही सूत्र कौन सा है। तो देखिए आपको पता है फ्रेंड्स कि V माइनस यू बराबर क्या होता है, AT होता है। तो यहाँ से अगर आप त्वरण निकालेंगे तो A = कितना हो जाएगा, V - U/T हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है, पूछा गया है इसमें से कि कौन सी सदिश राशि नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इसमें से जो सदिश राशि नहीं है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि आयतन, ठीक है, सदिश राशि नहीं है। ये क्या होता है, अदिश राशि होता है। ठीक है, आयतन, दाब, चाल, दूरी। क्लियर। बाकी बल, विस्थापन, वेग, त्वरण, ये सभी जो हैं सदिश राशियाँ होती हैं। उसके बाद देखिए पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है। ये भी प्रश्न जो है देखिए 2002 में पूछा गया है और राइट आंसर इसका क्या होगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान होगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर सकते हैं आप। कह रहा है कि पदार्थ के संवेग यानी कि mv और वेग के अनुपात को, तो v से v कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा द्रव्यमान, तो यही द्रव्यमान जो है प्राप्त होता है। चलो उसके बाद देखिएगा कि 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है, बहुत ही आसान दिया गया है, 1000 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 1 पिकोग्राम बराबर होता है, तो 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻⁻12 ग्राम के। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए आप एक लिफ्ट में खड़े हैं और लिफ्ट जो है, लिफ्ट के फर्श पर आपके द्वारा लग रहा बल जो होगा वो क्या होगा। तो देखिए लिफ्ट के जो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय शून्य होगा। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना नीचे आते समय क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कर लेंगे कि यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी, तीन चीज़ है, पंख है, रबर की गेंद है और लकड़ी की गेंद है, निर्वात में, यहाँ ध्यान रखेंगे निर्वात में दिया गया है, एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक अगर गिरता है, तो यहाँ ऑप्शन पढ़ के बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, वो कौन सा हो जाएगा बताइए फ्रेंड्स। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका इसमें से ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे कि तीनों एक साथ ज़मीन पर गिरेंगे, क्योंकि यह निर्वात में है। ठीक है, वहीं अगर वायु रहता, निर्वात नहीं रहता, तो जो भारी होता है वो पहले गिरता है। चलो उसके बाद देखिएगा कि वायु में ध्वनि तरंग होती हैं, वायु में ध्वनि तरंग जो होती हैं ये कैसी होती है, ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य होती हैं, और प्रकाश जो होता है ये अनुप्रस्थ होता है। ठीक है, याद रखना, प्रकाश अनुप्रस्थ होता है और ध्वनि अनुदैर्घ्य होती है। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेत और नेफ्थलीन का जो मिश्रण होता है ना, किसके द्वारा उसको पृथक किया जाता है। तो जैसे ही नेफ्थलीन आपको याद आएगा तो आप सीधे, मुझे पता है कि ऊर्ध्वपातन पर, सब्लिमेशन पर आप टिक लगा देंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, फिर से प्रश्न रिपीट हुआ है, तो फ्रेंड्स वाट होता है। ठीक है, एम्पियर का मैंने बताया था, धारा का, विद्युत विभव का, और कूलम विद्युत आवेश का मात्रक होता है। उसके बाद देखिए कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है, बताइएगा इसमें से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है। तो बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर से विद्युत प्रतिरोध नहीं मापा जाता। ठीक है, गैल्वेनोमीटर का प्रयोग एक छोटी विद्युत धारा या उसके प्रकार के मापन हेतु किया जाता है। ठीक है, याद रखना, विद्युत प्रतिरोध का मापन ओम मीटर के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, विद्युत प्रतिरोध का ओम मीटर के द्वारा किया जाता है। क्लियर, तो ये वाला गलत है, बाकी सभी जो है सही दिया गया है। चलो उसके बाद देखिएगा कि टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो फ्रेंड्स ये किसको किया जाता है,
तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, मैकेनिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि 100 वाट का एक बिजली का बल्ब है, यदि 10 घंटे जले तो बिजली की खपत क्या होगी। देखिए जितना कुछ भी दिया गया ना सबको आप ऊपर लिख दीजिए। 100 वाट दिया गया है, बिजली की बल्ब 10 घंटे जलती है। अगर महीना भी लिखा रहा है कि 30 दिन जलता है तो आप यहाँ 30 दिन लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन दिया नहीं गया है तो फिलहाल इतना ही लिखिए और सबको 1000 से डिवाइड कर दीजिए। 3 जीरो ऊपर भी है, 3 जीरो ऊपर भी है, तो कट गया 1 यूनिट, इसका 1 इकाई राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप आसानी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो उसके बाद देखिएगा कि 2 समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध दिया गया है। यहाँ पर कितना किलो में दिया गया है। यदि एक प्रतिरोधक का मान 0.2 किलो में है तो दूसरे प्रतिरोधक का मान कितना होगा। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए सबसे पहले तो यहाँ समानांतर क्रम दिया गया है, तो समानांतर क्रम के निकालने के लिए आपको क्या होना चाहिए, फॉर्मूला आना चाहिए 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। अब यहाँ पर देखिए ये वाला दिया गया है। ठीक है, ये वाला तो आपको दिया गया है। यहाँ पर देखिएगा कि 2 समानांतर प्रतिरोध सर्किट का कुल प्रतिरोध दिया गया, उसमें से एक प्रतिरोध का मान यहाँ पर रखना है और ये एक प्रतिरोध का मान आपको निकाल लेना है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका जो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा 4.70 किलो ओम हो जाएगा। चलो उसके बाद देखिएगा एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है, तो कौन सा होता है फ्रेंड्स, ये अमोनियम क्लोराइड होता है। कौन सा होता है, अमोनियम क्लोराइड होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिएगा इसका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए डायनेमो, तो अभी मैंने बताया था आपको थोड़ी देर पहले, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है टरबाइन एवं डायनेमो। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर में, तो देखिए विद्युत मोटर में क्या होता है, विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे इसका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद चलिएगा कि विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है, तो धारा जो है एमीटर से मापी जाती है। मैंने आपको बताया था एमीटर से मापी जाती है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे कि विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है। देखिए ये प्रश्न शायद 2 बार रिपीट हुआ है, 64वीं बीपीएससी में भी और 65वीं बीपीएससी में भी। तो राइट आंसर इसका एमीटर फिर से हो जाएगा। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि प्रकाश के 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है। तो जब इनको एक प्रिज्म से होकर के गुजारा जाता है, ठीक है, जब ये प्रिज्म से होकर के गुजारा जाता है इनको, तो ये श्वेत प्रकाश जो है ये अलग अलग 7 रंगों में डिवाइड हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है। ठीक है, चलिए सबसे ज़्यादा वेवलेंथ जो होता है ये किसका होता है, तो सबसे ज़्यादा होता है आपका लाल का, और सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैगनी का होता है। उसके बाद देखिएगा कि यदि किसी ऐनक में लेंसों की क्षमता दिया गया है, पावर दिया गया है, शक्ति दिया गया है, 2 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो देखिए फोकस दूरी हमेशा मीटर में होता है, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, पावर ऑफ लेंस को डी से डिनोट किया जाता है, और देखिए पावर ऑफ लेंस इक्वल टू क्या होता है, 1/f होता है। तो यहाँ पर देखिए पावर ऑफ लेंस दे दिया गया है आपको कितना, 2। ठीक है, और पूछा गया फोकस दूरी, तो फोकस दूरी यहाँ पर आप निकाल लीजिए, एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। मैंने बताया था कि हमेशा मीटर में होता है फोकस दूरी, तो यानी कि हाफ आया तो ये क्या है, हाफ मीटर है। हाफ मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर हो जाएगा कि नहीं, 1 मिनट, हाफ 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो हाफ में 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर, चलिए आगे बढ़ेंगे, अब अगला क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबकीय सुई है किस तरफ संकेत करती है, तो हमेशा उत्तर की तरफ। अगला प्रश्न कि श्वेत प्रकाश को नली से कैसे पैदा करते हैं, तो बताइए राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, तंतु को गर्म करके। अगला प्रश्न है कि आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार जो है किस कार्य पर मिला था, तो बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए इनको नोबेल पुरस्कार जो है 1921 में दिया गया था भौतिकी के क्षेत्र में, और इनको प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या और इसके नियम के आविष्कार के लिए दिया गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग होता है, तो ये धातु यूरेनियम है। ठीक है, यूरेनियम को जो है उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है, यूरेनियम हो जाएगा इसका राइट आंसर। कमरे को ठंडा किया जा सकता है, तो फ्रेंड्स संपीड़ित गैस को छोड़ने से, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है, तो ये तार जो बना होता है ये किस पदार्थ का बना होता है, ये आपसे पूछा गया है। बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा टीन और शीशे का मिश्र धातु का बना होता है। ठीक है, टीन और
शीशे के मिश्र धातु का यह बना होता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है। सबसे अधिक कुचालक जो होता है यह आपका, इसमें से अगर ऑप्शन के हिसाब से बात करें तो ये पारा हो जाएगा। ध्यान रखेंगे पारा ही होगा इसका राइट आंसर। क्लियर। बहुत लोग शीशा कहेंगे लेकिन इसका राइट आंसर पारा होगा। देखिए कोई भी ऐसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा या ऊष्मा प्रवाहित न हो उसको कुचालक कहा जाता है। जैसे कि लकड़ी, कांच, ये सभी धातुएं ऊष्मा की चालक होती हैं, लेकिन अन्य धातुओं की तुलना में शीशा एवं पारा की ऊष्मा चालकता कम होती है। लेड की अगर हम ऊष्मा चालकता की बात करें तो इसका होता है 34.7 W/m², ठीक है, जबकि पारा का जो होता है वो 8.31 होता है। तो अब बताइए राइट आंसर इसमें से कौन सा होगा? पारा ही होगा। ठीक है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन कर लेंगे कि अति चालकता का लक्षण क्या है। तो अति चालकता का लक्षण जो है यह आपका इसमें से हो जाएगा कौन सा? शून्य पारगम्यता। और अति चालकता का एक और लक्षण है, उसको याद रखेंगे कि वे चुंबकीय बल को अपने सतह पर ही रोक लेते हैं या अपने भीतर प्रवेश नहीं करने देते हैं, अर्थात इनकी चुंबकीय पारगम्यता जो है शून्य होती है। इसको ध्यान रखना है। चलो उसके बाद देखिएगा कि गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है। अर्धचालक पूछा गया है तो अर्धचालक का प्रतिरोध जो है घटता है, जबकि चालक का प्रतिरोध जो है बढ़ता है। ठीक है, याद रखेंगे। अर्धचालक का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर घटता है और चालक का जो है बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि ठंडक के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटकों को प्रातःकाल छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है। कारण क्या है इसका? तो इसका कारण लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। तो देखिए कहाँ पर दिया गया? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। उसके बाद देखिएगा कि एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है, क्योंकि इसका कारण क्या है? तो देखिए इसका कारण जो है वो हमारी पसीना तेज़ी से वाष्पित हो जाता है। ठीक है, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये प्रश्न जो है बीपीएससी 67 में पूछा गया है। उसके बाद देखिए कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो क्या होगा? तो सामान्यतः कमरा जो है ये गर्म हो जाता है। तो देखिए ऑप्शन, आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिएगा कि यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटे के लिए खुले छोड़ दिए जाए, देखिए सेम प्रश्न रिपीट हो गया है। देख रहे हैं, ये 94 का प्रश्न है और ये 67 बीपीएससी वाला प्रश्न है जो 2022 8 मई के दिन पूछा गया है। क्लियर। देखिए रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा अगर कुछ घंटे के लिए हम खुला छोड़ देते हैं तो क्या होगा? तो फ्रेंड्स गर्म हो जाएगा कमरा, यानी कि यहाँ पर देखेंगे कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। इसमें से आपको गलत कथन बताना है। तो देखिए इसमें से जो गलत कथन दिया गया है ये भी प्रश्न 67 बीपीएससी का है। ठीक है, 2022 वाला। तो इसमें से जो गलत कथन दिया गया है बताइए राइट आंसर। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। एक्रेलिक को कृत्रिम रेशा भी कहा जाता है क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है। ठीक है, ये गलत दिया गया है क्योंकि एक्रेलिक जो होता है एक कृत्रिम ऊन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? रेशा नहीं, इसको ऊन कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? इसको तरंगदैर्घ्य कहा जाता है। ठीक है, दो उत्तरोत्तर श्रृंग और गर्त की दूरी को जो है क्या कहा जाता है? तरंगदैर्घ्य कहा जाता है। उसके बाद देखिए जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा नहीं बदलता है? तो देखिए फ्रेंड्स कौन सा नहीं बदलता है? तो यहाँ पर ध्यान देंगे आवृत्ति जो है नहीं बदलती है, बाकी सभी जो है चेंज हो जाता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 69 नंबर कि पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस के बनते हैं? तो ये बने होते हैं अब यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, पढ़ने में काम आने वाले ग्लास वस्तुतः दूर दृष्टि दोष को दूर करता है। दीर्घ दृष्टि दोष युक्ति वाला कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है परंतु निकट की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है। इसी दोष को उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग करके दूर किया जाता है। इसीलिए ऑप्शन इसका बी होगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार कौन सा है? तो देखिए यह भी प्रश्न 67 बीपीएससी 2022 में पूछा गया है, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका अवतल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, व्यक्ति का प्रतिबिंब अपने से बड़ा बनता है इसमें कॉन्केव मिरर में। चलिए उसके बाद देखिएगा कि ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः कितना है? तो वायु में पूछा गया है
तो राइट आंसर इसका कितना होगा, बताइए करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो शुष्क वायु में जो होता है ये कितना होता है, शुष्क वायु में 332 मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। और यहाँ पर वायु पूछा गया है तो इसके हिसाब से तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 330 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। हाँ, अगला प्रश्न कर लेंगे कि प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा तरंग एवं कण दोनों के समान, ठीक है। डुअल नेचर ऑफ लाइट आपने पढ़ा होगा। उसके बाद देखिए आकाश नीला लगता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ठीक है। लघु तरंग दीर्घ तरंग की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती हैं, तो प्रकीर्णन के कारण होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि रात के समय खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है, तो ये प्रकाश के अपवर्तन के, देखिएगा 2022 का पूछा गया प्रश्न है प्रकाश के अपवर्तन का, ठीक है। चलिए पानी का घनत्व अधिकतम होता है तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है, और इसका आयतन जो है न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही। आयतन न्यूनतम 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। उसके बाद देखिए 50 डिग्री का मान फ़ारेनहाइट में, तो मैंने आपको बताया था ना कि अभी C/100 होता है इक्वल टू F-32 होता है अपॉन 180 कर दीजिए। और यहाँ पर C का मान ऑलरेडी दिया गया 50, यहाँ 50 पुट कर दीजिए, 50 दूना 100 हो जाएगा, 2 से काट दीजिए 90 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए 90 बराबर F-32 हो जाएगा। ये माइनस है तो इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो F बराबर कितना हो जाएगा 9 3 12 122 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। चलो उसके बाद देखिएगा कि बर्फ़ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है, जब पूरी तरह पिघल जाएगी तब क्या होगा। देखिए ये भी प्रश्न 67th BPSC का है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, बताइए करेक्ट आंसर। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा जल स्तर नहीं बदलेगा, कोई भी परिवर्तन उसमें नहीं होता है। अगला प्रश्न कि वर्षा की बूंद गोलाकार आकृति, तो ये होता है किसके कारण, पृष्ठ तनाव के कारण होता है, ठीक है, सरफेस टेंशन के कारण होता है। उसके बाद देखिए सबसे ज़्यादा सयनता किसकी होगी, तो जो जितना गाढ़ा होगा उसकी सयनता उतनी ही अधिक होगी, यानी कि इसमें से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शहद की सयनता सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। इसमें से शहद की सयनता सबसे ज़्यादा होगी। चलिए सयनता जो है ये द्रव और गैस का गुण है, ठोस में नहीं पाया जाता है। महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसे आती हैं, तो फ्रेंड्स ये आती हैं किससे, बताइए राइट आंसर। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, चंद्रमा से, ठीक है, चंद्रमा से आती हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे कि जब एक पत्थर को चांद की सतह के पर ले जाया जाता है तो क्या होगा, तो इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं, द्रव्यमान वहीं रहता है, भार बदल जाएगा लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलेगा, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, इसका कारण क्या है, तो देखिए इसका कारण जो है जब दाब के कारण उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है, प्रेशर अधिक है इसलिए पानी 100 डिग्री से पहले ही उबलने लगता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, उच्च तापमान पर उबलने लगता है, ठीक है। उसके बाद देखिए सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है, तो सौर ऊर्जा सूर्य से होती है भाई, ऑब्वियसली पता होगा आपको। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है तो नाभिकीय, बताइए संलयन के द्वारा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए भारत का प्रथम उपग्रह जो आर्यभट्ट था ये कब छोड़ा गया था, तो फ्रेंड्स बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, यह छोड़ा कब गया था, तो देखिए यह छोड़ा गया था आपका कब, तो यह छोड़ा गया था 19 अप्रैल 1975 को। उसके बाद देखिए वर्ष दीर्घतम होता है, तो ये कहाँ पर होता है, वर्ष दीर्घतम जो होता है ये आपका प्लूटो पर होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है तो ये होता है आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय, तो लगभग जो है 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है, 499 सेकंड का, ठीक है, 8 मिनट 19 सेकंड। तो यहाँ पर देखिए 8 मिनट समथिंग दिया गया ना, तो यहाँ पर तो ऑप्शन ही उपलब्ध है नहीं, इसीलिए ऑप्शन सी होगा राइट आंसर इसका। उसके बाद देखिए सूर्य के प्रकाश पृथ्वी पर पहुँचता है तो आयोग के द्वारा 8 मिनट आंसर दिया गया है, लेकिन हो सकता है आयोग का मूड बदल जाए, ऑप्शन ई लगा दे भाई, कुछ भी हो सकता है। चलिए देखिए सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन, अच्छा सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, जरा आप कमेंट करिए। निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है,
तो देखिए इसमें से फास्ट जो है कंप्यूटर की भाषा नहीं है, बाकी बेसिक सी और फोर्ट्रॉन जो है यह कंप्यूटर की भाषा है। निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है? तो यह आपका टंगस्टन है। उसके बाद देखिए कौन सी धातु अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग की जाती है? तो यहाँ पर देखिए जर्मेनियम हो जाएगा। परमाणु नाभिक के अवयव कौन कौन से हैं? तो नाभिक में कौन कौन से होते हैं? तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है ये ऑर्बिट में चक्कर लगाता है, ठीक है। न्यूट्रॉन इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? बताइए इसमें से कौन सा विकल्प जो है ये आपका गलत दिया गया है? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। तो देखिए नाभिक में इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? नाभिक में अभी बताया था मैंने कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, तो ये वाला जो है गलत हो जाएगा। चलिए देखिए 22 में पूछा गया है 67वीं बीपीएससी में। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का सबसे बड़ा वैकल्पिक भंडार है? वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार जो है ये कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये सौर ऊर्जा है, ठीक है। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। तो देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो नाभिकीय अभिक्रिया के आधार पर विस्फोट करने की युक्ति नाभिकीय अस्त्र या परमाणु बम कहलाती है, और ये नाभिकीय विखंडन पर, ऑप्शन नंबर इसका बी होगा राइट आंसर, ठीक है। नाभिकीय विखंडन पर इसमें क्या होता है? भारी परमाणु वाले तत्व का कम परमाणु वाले तत्व उसमें टूटना होता है। चलो उसके बाद देखिएगा कि हाइड्रोजन बम, देखिए फिर से पूछा गया है हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो देखिए हाइड्रोजन बम जो होता है ना, यह है आपका अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है? तो वायु में जो है कौन सी नोबेल गैस? रेडॉन नहीं होती है, क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिजली की खपत का बिल किस पर मापन पर आधारित होता है? तो यह आधारित किस पर होता है फ्रेंड्स? यह आपका होता है केवल वाट पर, ठीक है। तो ऑप्शन 1 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? तो इसमें से सबसे भारी धातु जो है ये यूरेनियम है, इसमें से, ठीक है। इसमें से सबसे भारी धातु क्योंकि निम्नलिखित लगाया गया है यूरेनियम है, ठीक है। चलो उसके बाद देखिए इनसैट 2A कब छोड़ा गया था? इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए। और फ्रेंड्स इस 102 प्रश्न में से कितने प्रश्नों का आंसर आपने सही दिया है कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए।